नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस विद एचडी पर। इससे पहले की वीडियो में हमने पार्ट 1, पार्ट 2 यानी 129 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने वो लिंक दे दिए हैं। आप वहां से जाकर के पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन इंसुलिन स्रावित करता है? इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? यही पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ग्राणग्राही पर्यावरण से कौन सी सूचना संसूचित करती है? देखिए, ग्राणग्राही तो ग्राण यानी गंध की सूचना देती है। ये जो ग्राणग्राही है हमारी नाक के अंदर होती है। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन वृद्धि को रोकता है? देखिए, ऑक्सिन हार्मोन है, ये वृद्धि करता है। जिबरेलिन भी वृद्धि में सहायता करता है, ये तने की लंबाई में सहायता करता है। और जो साइटोकाइनिन है, ये भी वृद्धि में सहायता करता है। और क्या करता है ये? कोशिकाओं के विभाजन में सहायता करता है। लेकिन जो एब्सिसिक अम्ल है, ये पत्तियों को गिराने में सहायता करता है, यानी वृद्धि को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन का कार्य करता है? तो अभी आपको बताया था, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन तने की वृद्धि में सहायक होता है? ये भी डिस्कस किया था, जिबरेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? शुगर, यानी जिसकी कमी की वजह से मधुमेह की बीमारी हो जाती है। तो ये शर्करा के स्तर को इंसुलिन हार्मोन नियंत्रित करता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो इसका इंजेक्शन दिया जाता है रोगी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि कौन से हार्मोन का स्रावन करती है? थायराइड मीन्स थायराइड थायराइड। ग्रंथि तो थायरोक्सिन हार्मोन को ही स्रावित करती है। पादपों में ऑक्सिन हार्मोन कहाँ संश्लेषित होता है? तो ये संश्लेषित होता है प्रो के अग्रभाग में। हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? हिंदी में गेंगा कहते हैं, इंग्लिश में गोइटर कहते हैं। सोचने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? अगर मस्तिष्क। रक्त दाब, लार आना और वमन को नियंत्रित करता है। वमन मतलब उल्टी। तो रक्त दाब, लार आना और उल्टी, ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। अनैच्छिक क्रियाओं को मेडुला नियंत्रित करता है। मधुमेह के रोगी किसका इंजेक्शन लेते हैं? वेरी गुड, इंसुलिन का ही इंजेक्शन लेते हैं। मधुमेह यानी डायबिटीज। आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? थायरोक्सिन हार्मोन के लिए। अगर आयोडीन की कमी होगी तो थायरोक्सिन हार्मोन उत्पन्न नहीं होगा। अगर थायरोक्सिन हार्मोन उत्पन्न नहीं होगा तो हमें गोइटर जैसी बीमारी हो जाएगी, गेंगा रोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू में कायिक प्रवर्धन होता है तने के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलैंगिक जनन खंडन द्वारा होता है। अमीबा में जो अलैंगिक जनन है विखंडन के द्वारा होता है। विखंडन भी दो प्रकार का है, बहुखंडन और द्विखंडन। तो द्विखंडन है अमीबा में अलैंगिक जनन। कवक में होता है बीजाणु द्वारा। प्लाज्मोडियम में होता है बहुखंडन विखंडन। तो लास्ट में स्पाइरोगाइरा बचा, इसी के अंदर खंडन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नर जनन तंत्र का भाग है? तो गर्भाशय मादा जनन तंत्र का भाग है, अंडाशय भी, डिंबवाहिनी भी, शुक्रवाहिका ही नर जनन तंत्र का भाग है। कायिक प्रवर्धन में नए पौधे निम्नलिखित में से किससे बनते हैं? कायिक प्रवर्धन क्या है कि बिना बीज के पौधे के भाग से ही नया पौधा उत्पन्न होना। वो उत्पन्न होते हैं तने से, जड़ से और पत्तियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें बहुखंडन होता है? बताया तो था, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भधारण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस में कॉपर टी को स्थापित किया जाता है? यह स्थापित किया जाता है गर्भाशय के अंदर। प्लेसेंटा किस में दशा होता है? प्लेसेंटा भी गर्भाशय में ही दशा होता है और प्लेसेंटा के द्वारा ही भ्रूण अपनी मां के खून से अपना पोषण ग्रहण करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन वाहक द्वारा परपरागण संपन्न होता है? पर परागण समझ लेते हैं क्या होता है। एक पौधा है, उसका फ्लावर है, कोई दूसरा पौधा है, उसका फ्लावर है यानी पुष्प है। तो इस पुष्प के परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो ये परागण की जो प्रक्रिया है इसको पर परागण कहते हैं। यानी एक पौधे का परागकण है, किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पे जाता है, तो उसको पर परागण कहते हैं। इन परागकणों को एक पौधे से दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर कौन लेके जाता है? वायु के द्वारा भी जा सकते हैं ये परागकण, जल के द्वारा भी और कीट के द्वारा भी। यानी इसका आंसर है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें पैदा होने वाले जीव आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं? पहला ऑप्शन है लैंगिक जनन। अगर हम लैंगिक जनन की बात करते हैं, जैसे पौधों में ज्यादातर लैंगिक जनन देखने को मिलता है। अगर एक पौधे से हम दूसरा पौधा बना रहे हैं, कैसे बनेगा? उसी पौधे के बीज का इस्तेमाल करेंगे, तो बिल्कुल एज इट इज उसी के जैसा ही पौधा उत्पन्न होगा। यानी वो उसके जो गुण हैं वो एक समान होंगे, भिन्न नहीं होंगे। भिन्न तभी होंगे जब उनके अंदर अलैंगिक जनन होगा, क्योंकि अलैंगिक जनन के अंदर नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। यानी दो जीवों से मिलकर एक नया जीव उत्पन्न होता है, जबकि लैंगिक जनन में किसी एक जीव के द्वारा ही दूसरा जीव उत्पन्न होता है। तो आनुवांशिक रूप से जो भिन्न होंगे वो अलैंगिक जनन वाले जीव ही भिन्न होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भावी प्रो है? अब मूलांकुर, परांकुर, बीजपत्र। बीजपत्र तो होता है जो बीज के ऊपर की परत है। अब मूलांकुर, मूल होती है जड़, यानी जहां से जड़ अंकुरित होती है। और परांकुर जहां से प्रो अंकुरित होता है। तो इसका मतलब परांकुर आंसर है, क्योंकि बीज में से एक ऊपर की तरफ अंकुरन होता है, यानी जमीन से बाहर निकलता है, एक जमीन के नीचे ही रहता है। यानी जो नीचे अंकुरित होगा वो मूलांकुर, जो जमीन से बाहर निकलेगा परांकुर। परांकुर ही परो बनता है और मूलांकुर ही जड़ बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइलम में कलिका कहाँ पैदा होती है? तो ब्रायोफाइलम में काई प्रवर्धन के द्वारा पत्ती के द्वारा एक नया पौधा उत्पन्न होता है, तो वो कलिका है। यानी कलिका कहाँ पैदा होती है? पत्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शुक्राणुओं का उत्पादन कौन करता है? तो शुक्राणुओं का उत्पादन वृषण करता है। वृषण वृषण कोश के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान में बीजाणु द्वारा जनन होता है? तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होता है, अमीबा में द्वि विखंडन के द्वारा, और पादप तो कह नहीं सकते क्योंकि अलग अलग प्रकार का है। दूसरा बचा कवक, तो कवक में बीजाणु द्वारा जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन विषाणु जनित रोग हैं? देखिए गोनेरिया, सिफिलिस, एड्स, ये सभी यौन संचरित रोग हैं, लेकिन इसमें से वायरस वाला कौन सा है? विषाणु जनित रोग कौन सा है? एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? द्विखंडन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये चार कथन दिए हुए हैं और ये हमारे पास एक अभिक्रिया है। ये वाला हिस्सा रिएक्टेंट अभिकारक होता है, ये प्रोडक्ट यानी उत्पाद होता है। तो लेड ऑक्साइड लेड में कन्वर्ट हो गया, यानी यहां से क्या हुआ? ऑक्सीजन की कमी हो गई, और जब भी ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो अभिक्रिया है अपचयन, यानी लेड ऑक्साइड अपचयित हो गया। अगर उपचयन हो, यानी उपचयित की बात है, और अपचयित की, ये कारक ही होंगे, क्योंकि अभिकारक ही उत्पाद में बदलेंगे, या तो अपचयित होके बदलेंगे या उपचयित होके बदलेंगे। तो पहला ऑप्शन है सीसा अपचयित हो रहा है, तो सीसा तो है ही नहीं अभिकारक के अंदर, ये भी गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, अभिकारक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है, ये भी गलत है। कार्बन उपचयित हो रहा है, ये कार्बन है, कार्बन से क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी ऑक्सीजन की वृद्धि होती है किसी अभिक्रिया के अंदर तो वो अभिक्रिया उपचयन है, और कार्बन इसमें उपचयित हो रहा है, तो इसका मतलब ये कथन सत्य है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो ये लेड ऑक्साइड है और इसका अपचयन हुआ है, ऑक्सीजन की कमी है, इसका मतलब ये अपचयित हुआ है। तो चौथा ऑप्शन भी सही है। तो इनमें से हमारा कौन सा आंसर हुआ? सी ऑप्शन हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक अभिक्रिया दी हुई है
छांटनी है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए अभिक्रिया हमने 4 प्रकार की ही पढ़ी हैं, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन, द्विविस्थापन, विस्थापन। तो ये अभिक्रिया कौन सी है? देखिए इसमें क्या किया, संयोजन अभिक्रिया होती है कि जब 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें। यहाँ पे उत्पाद 2 हैं तो संयोजन अभिक्रिया तो हो नहीं सकती। वियोजन अभिक्रिया कौन सी होती है? वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर, यहाँ पे तो 2 हैं, एकल अभिकारक टूटकर 2 उत्पाद बनाते हैं। उत्पाद तो 2 हैं लेकिन अभिकारक तो 2 हैं, एक होना चाहिए फिर वियोजन होती, इसका मतलब वियोजन अभिक्रिया भी नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा ऑप्शन हमारे पास द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होता है कि आयनों का आदान प्रदान होता है। इसमें तो ये क्या है, एक तत्व दिया हुआ है, इसका मतलब द्विविस्थापन नहीं है। बचा विस्थापन अभिक्रिया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। कैसे? ये जो एल्यूमिनियम है अधिक क्रियाशील है आयरन से, इसलिए ये क्या करेगा, इस आयरन को विस्थापित कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है। तनु का मतलब है पानी इसके अंदर डाला गया है, तनु बनाया गया है इसको। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा, यानी अम्ल के अंदर अगर हम लोहे का चूर्ण डालेंगे तो क्या होगा, जब भी कोई धातु किसी अम्ल के साथ क्रिया करती है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो हाइड्रोजन के बाद लास्ट में क्या बचा, फेरिक क्लोराइड। तो ये देखिए कहाँ पे हाइड्रोजन गैस, आयरन क्लोराइड, फेरिक मतलब आयरन। पहला ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत हैं। ये याद रखना, कोई सा भी अम्ल हो, कोई सी भी धातु हो, अगर आपस में अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। जैसे जैसे चिप्स की थैली के अंदर गैस भरी होती है तो वो नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस क्या करती है, उन खाद्य पदार्थों का उपचयन नहीं होने देती, तो उपचयन को रोकने के लिए नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऊपर दी गई अभिक्रिया उपयोग होता है, ये इस अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पे टाइप नहीं हो पाया। देखिए ये अभिक्रिया है, सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाता है सिल्वर और ब्रोमीन गैस में। तो इस अभिक्रिया का उपयोग कहाँ पे होता है? तो इस अभिक्रिया का उपयोग होता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अब इनमें से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मा द्वारा वियोजन। कैल्शियम कार्बोनेट है, हम उसको ऊष्मा देंगे तो वो टूट जाएगा, हम इसको ऊष्मा दे रही हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता हो कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। यहाँ पे तो हम ऊष्मा दे रही हैं उसको तोड़ने के लिए, तो ये तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है। सिल्वर क्लोराइड का सूर्य के प्रकाश से वियोजन, यहाँ पे भी हम तोड़ रही हैं यानी ऊष्मा या ऊर्जा दे रही हैं, तो ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है। वनस्पति का कंपोस्ट में वियोजन, हाँ ये है कि जब भी वनस्पति कंपोस्ट में टूटती है तो यहाँ पे ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, तो ये ऊष्माक्षेपी है। तो लेड नाइट्रेट का ऊष्मा द्वारा विघटन, यानी ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन सी हमारा सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट, यहाँ पे ऊष्मा दी गई है, लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में टूट गई। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? देखिए अगर आपको याद हो तो एक अभिकारक है और 2 या 2 से अधिक उत्पाद हैं, तो इसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुझे हुए चूने का सूत्र, तो बुझे हुए चूने का सूत्र, देखिए चूना का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अगर इसको बुझाना है तो हम इसके अंदर पानी डाल देंगे, तो पानी डालने से क्या होगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो ये है बुझे हुए चूने का सूत्र। अगर बिना बुझे हुए चूने का सूत्र पूछें फिर कैल्शियम ऑक्साइड है। क्विक लाइन, ऊपर दी गई अभिक्रिया में किसका अपचयन हुआ है? अपचयन का मतलब है ऑक्सीजन की कमी या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि। देखिए तो ये है Fe2O3 से Fe बना है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई।
तो यानी Fe2O3 इसका सही आंसर होना चाहिए। यहीं पे ऑक्सीजन की कमी है, अपचयन हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ हो। ऑक्सीजन की वृद्धि हो या फिर हाइड्रोजन की कमी हो तो उपचयन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरिक ऑक्साइड का सूत्र है, तो फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट, तो लेड Pb, तो और कहीं तो लेड है ही नहीं, NO3 नाइट्रेट होता है, तो लेड नाइट्रेट का सूत्र है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो कोयले का दहन संयोजन अभिक्रिया भी है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। ठीक है, कोयला यानी कार्बन, ठीक है, तो दहन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में ऊष्मा भी निकलेगी, इसलिए इसको दोनों प्रकार की अभिक्रिया कह सकते हैं, संयोजन भी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH2। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो प्राकृतिक गैस का जब भी दहन करोगे तो ऊष्मा निकलेगी, तो ऊष्मा निकलेगी तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। नेक्स्ट, खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करोगे? कौन सी गैस उपचयन को रोकती है? यस, नाइट्रोजन। वह अभिक्रिया जिसमें अविलय पदार्थ यानी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, और जब भी द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है तो वहाँ पे अवक्षेपण का निर्माण होता है, अविलय पदार्थ होता है वो। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH क्या होगा? देखिए, एक याद रखो, अमनी लाल, अमनी लाल मतलब अमल नीले को लाल में बदल देता है, तो यहाँ पे क्या है, लाल लिटमस को नीला, तो लाल को नीला, अमल तो नीले को लाल करता है, तो लाल को नीला कौन करेगा? क्षार करेगा। क्षार की pH क्या होती है? 7 से ज़्यादा, तो बचा कौन? 9। नेक्स्ट, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो अपच का उपचार करने के लिए एंटाइसिड, एसिडिटी हो जाती है तो उसका विरोधी एंटाइसिड होता है। नेक्स्ट, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता हो, बनता नहीं, बनाता हो, तो वो है बुझा हुआ चूना, और बुझा हुआ चूना का आपको सूत्र बताया था, हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए सोडियम यौगिक का उपयोग होता है, तो कौन सा है वो? सोडियम कार्बोनेट .10H2O, डेकाहाइड्रेटेड कह सकते हो। NaHCO3 का प्रचलित नाम ये है बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? हाइड्रोक्साइड अगर है तो क्षार होता है। नेक्स्ट, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, आपको बहुत बार याद करवाया, इमली की टार 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 यानी इमली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, देखिए भाई, सिरके में तो एसिटिक अम्ल है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल है, नींबू में सिट्रिक अम्ल है, इमली में तो अभी बताया ना टार्ट्रिक, तो आंसर क्या हुआ? नींबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विलयन के pH का मान 9 है तो विलयन कैसा होगा? 9 है, 7 से ज़्यादा होते हैं अक्षारक, तो अब इसमें 7 से यानी 14 तक है, तो दो केस हो सकते हैं, शार्क दो में है, यहाँ पे प्रबल भी हो सकता है, दुर्बल भी हो सकता है। प्रबल का मतलब है जितनी ज़्यादा उसके pH हो, और दुर्बल का मतलब है यानी कम हो, तो इसमें मैक्सिमम तो 14 है, यानी 13-14 होता तो हम इसको प्रबल कह सकते थे, अब ये दुर्बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, तो इस विलयन में क्या होगा? इस विलयन में होगा अम्ल, ये भी साल्ट लवण है, ये भी लवण है, ये भी लवण है, बचा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में,
ऐसे टिक टिक करने से सिर का दर्द ठीक होता है, याद रखो ये ट्रिक। ऐसे टिक टिक करने से, सिर में मारो उंगली, ऐसे टिक टिक करने से सिर का दर्द ठीक होता है, याद रहेगा। इमली के टार टार टार्टरिक अम्ल होता है ना। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? बताया था, याद है, हाँ, हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन, दांतों के इनेमल में कौन सा पदार्थ होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। इनेमल तो यही हार्डेस्ट सब्सटेंस है, दांतों के ऊपर जो एक परत है वही इनेमल है, दंत वल्क है, बहुत ही कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिप्सम में क्रिस्टलन जल के कितने अणु होते हैं? 2, CaSO4.2H2O। तो 2 पानी के अणु हैं वहां पे, उसी को क्रिस्टलन जल बोला गया है। हमारा उदर कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, HCl अमाशय के अंदर। किसका जलीय विलयन सफेदी के लिए उपयोग होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसके अंदर पानी डाल देते हैं, बुझा हुआ चूना बनता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना है, और इसी का उपयोग, इसका विलयन का उपयोग सफेदी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा के जल के pH का मान 5.6 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो जिंक, ये भी ठोस है, सोडियम भी ठोस है, तांबा भी ठोस है, बचा मरकरी, पारा है धातु लेकिन द्रव अवस्था में पाई जाती है, अपवाद है ये, याद रखना। वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो वो है सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीटकर पतली चादर बनाई जाती है, तो वो गुण है धातुओं का आघात वर्ध्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं को पतली तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता। तो याद रखना, तय तन्यता तय तार। अगर धातुओं को तार के रूप में बना रहे हैं तो वो गुण है धातुओं का तन्यता का गुण, जिसके कारण हम उनको तार के रूप में बदल सकते हैं। अगर पतली चादर बनाते हैं धातुओं को तो आघात वर्ध्यता गुण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन की वस्तुओं पर जिंक का आवरण चढ़ाना क्या कहलाता है? अगर हम लोहे की वस्तुओं पर जिंक का आवरण चढ़ाते हैं तो उसको कहते हैं यसद लेपन, गैल्वनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? तो ग्रेफाइट अधातु है, और अधातु होते हुए भी यह सुचालक है, यानी यह एक अपवाद है। कांसे के संघटक बताइए। कॉपर और टिन कांसे के संघटक हैं। इसका मतलब है कि कांसा एक मिश्र धातु है, कॉपर और टिन दो धातुओं से मिलकर कांसे को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्तल के संघटक बताइए। यानी पित्तल भी एक मिश्र धातु है जो कॉपर और जिंक दो धातुओं से मिलकर बनाई जाती है। कौन सी धातु हमेशा अम्लगम में होती है? तो मरकरी यानी पारा, अगर किसी धातु के साथ मिला देते हैं तो वो अम्लगम बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी धातु जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। जिंक, सोडियम, सल्फर, सोना। तो सोना एक ऐसी धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि यह एक बिल्कुल ही कम क्रियाशील धातु होती है, किसी के साथ क्रिया नहीं कर सकती। अभिक्रियाशील श्रेणी के अंदर ये सबसे नीचे पाई जाती हैं। सोल्डर का संघटक लिखिए। सोल्डर भी मिश्र धातु है, लेड और टिन दो धातुओं से मिलकर सोल्डर का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो ग्रीस लगाकर। देखिए, लोहे का फ्राइंग पैन है, फ्राइंग पैन मतलब खाने के लिए यूज़ करते हैं, तो ग्रीस तो लगाएंगे, जंग से तो बचा सकते हैं, लेकिन खाने के बर्तन पे अगर हम ग्रीस लगाएंगे तो खाने के साथ मिक्स होगा, हमारे लिए हानिकारक होगा, पेंट भी नहीं लगा सकते, जल जाएगा। तो जिंक की परत चढ़ा के इसका ऑप्शन सही है। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है, यानी जल में घुलनशील है, तो तत्व क्या हो सकता है? ऊपर देखिए क्वेश्चन आया है कि धातु, तो इसमें से कैल्शियम धातु है और लोहा धातु है, तो सिलिकॉन और कार्बन ये ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। अब उन्होंने बोला कि उच्च गलनांक का यौगिक बनेगा, ठीक है, लोहे का भी उच्च गलनांक का होगा, कैल्शियम का भी होगा, लेकिन यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है कि जल में विलय होगा, तो कैल्शियम का जो यौगिक बनेगा वो जल में विलय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है? नहीं भाई, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है। नहीं, ये भी नहीं, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। यस,
अगर हम सक्रियता श्रेणी की बात करें तो जिंक टीन से अधिक क्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्बन का अपर रूप जो विद्युत का सुचालक है, तो कार्बन अधातु है। थोड़ी देर पहले बात की थी कि ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी कार्बन को विद्युत का सुचालक है, जो कि कार्बन का अपर रूप है। दूसरा अपर रूप कौन सा है? डायमंड। डायमंड एक कठोर पदार्थ है। देखिए, कार्बन से ही ग्रेफाइट बना है, कार्बन से ही डायमंड बना है, लेकिन दोनों के गुणधर्म बिल्कुल अलग अलग है। डायमंड कुचालक है, ग्रेफाइट सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। C2H5Br में कितने सहसंयोजक आबंध है? तो इसके लिए हमें इसकी संरचना बनानी पड़ेगी। C2, ये 2 कार्बन हो गए। H5, 1 2 3 4 5, साथ में ब्रोमीन। तो ये संरचना है। यहाँ पे भी H है, ये भी H है, H H H। अब यहाँ पे सहसंयोजक आबंध ये है 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका आंसर हुआ 7। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में संकलन अभिक्रिया नहीं होती? संकलन अभिक्रिया उन्हीं के साथ होगी अगर किसी कार्बन के यौगिक में द्वि और त्रि आबंध पाए जाते हैं, यानी असंतृप्त यौगिक में ही संकलन अभिक्रिया होगी। संकलन अभिक्रिया का मतलब है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ये तभी जुड़ेंगे अगर द्वि आबंध हो, त्रि आबंध हो। C2H2 है तो 2 कार्बन है और इसके साथ 2 हाइड्रोजन है। कार्बन की चतुर्संयोजकता होने के कारण हम इसको 3 आबंध और लगा देंगे ताकि चतुर्संयोजकता पूरी हो सके, यानी पूरे आबंध बना सके। तो यहाँ पे त्रि आबंध है, इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है संकलन अभिक्रिया करेगा। सेकंड C2H2, तो 2 कार्बन के साथ हमने 4 हाइड्रोजन लगा दिए, तो यहाँ पे भी द्वि आबंध बनता है, मतलब संकलन अभिक्रिया होगी। C2H6, 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन है, इस प्रकार लगा देंगे तो यहाँ पे सिर्फ एकल आबंध आएगा क्योंकि 4 संयोजकता पूरी हो चुकी है। तो यहाँ पे संकलन अभिक्रिया नहीं होगी। अगर C3H6 की बात करें तो 3 कार्बन है, इसके साथ अगर हम 6 हाइड्रोजन जोड़ने की कोशिश करें तो ऐसा होगा, ठीक है, 4 हो गए, एक ये 5 हो गया, नहीं हाइड्रोजन जोड़ने ना, 1 2 3 4 5 और एक इसके साथ 6। तो यहाँ पे भी द्वि आबंध आ गया, मतलब इसमें भी संकलन अभिक्रिया होगी। तो ऑप्शन सी ऐसा है जिसके अंदर संकलन अभिक्रिया नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोपेनल में कौन सा अभिलक्षीय समूह उपस्थित है? यानी प्रकारात्मक समूह पूछा हुआ है, कौन सा समूह है? प्रोपेनल। नल के अंदर होता है एल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्डिहाइड प्रकारात्मक समूह है, यानी उसका फार्मूला संरचना क्या है? तो CO होता है कीटोन का, OH होता है अल्कोहल का और COOH होता है कार्बोक्सिलिक का। तो एल्डिहाइड का बचा CHO। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिरका निम्न में से किस यौगिक का विलयन है? ये है एसेटिक अम्ल का, दूसरा नाम इसका विनेगर है, तीसरा नाम इसका एथेनोइक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए कौन सा जहरीला पदार्थ मिलाया जाता है? ये जहरीला पदार्थ है मिथेनॉल, क्योंकि इथेनॉल को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, यानी जैसे दारू को पीते हैं सेम इथेनॉल को ऐसे पिया जा सकता है। तो लैब के अंदर जो लैब अटेंडेंट है इसको पी ना सकें, इसलिए मेथेनॉल इसके अंदर डाला जाता है, डीनेचर्ड किया जाता है, इसको इथेनॉल की प्रकृति को बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग, ठीक है, निम्न में से किसका उपयोग इत्र बनाने में होता है? एस्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असंतृप्त यौगिक की पहचान कीजिए। आपको बताया था अगर किसी यौगिक के अंदर द्वि आबंध हो, त्रि आबंध हो, तो वो सारे असंतृप्त यौगिक होंगे। तो कौन सा है? C2H4। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इंग्लिश में इसको कहते हैं CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG, तो इसके अंदर मीथेन इसका मुख्य घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोहेक्सेन का सूत्र। तो साइक्लोहेक्सेन की अगर संरचना की बात करें
तो ये साइक्लोहेक्सेन की संरचना होती है। अब ये जो है ये कार्बन है, ये कार्बन है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। हर एक कार्बन की चतुर संयोजकता होने की वजह से ये 4 बंध बनाएंगे। 3 है, इसका मतलब इनके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो क्या बन गया? C6H12। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन का आणविक सूत्र। तो सेम साइक्लोहेक्सेन के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा क्या फ़र्क है? संरचना। अब बीच में ये आ जाएगा, ये बता रहा है कि बीच में आबंध है, यानी हर एक कार्बन के साथ अब एक एक हाइड्रोजन होगा, तो सूत्र बनेगा C6H6। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से तत्व में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, यानी अपने ही जैसे अनेक अणुओं को जोड़े रखता है? तो मीथेन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्लोरीन सिर्फ 2 क्लोरीन आपस में जुड़ते हैं, नाइट्रोजन सिर्फ 3 जुड़ते हैं, और कार्बन के बहुत सारे जो अणु हैं एक दूसरे के साथ एक जुड़ के लंबी श्रृंखला बना सकते हैं। तो श्रृंखलन का गुण सिर्फ कार्बन में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटोन का अनुलग्न कौन सा है? अनुलग्न मतलब जो पीछे लगता है, तो ओन लगता है, ओन। ओ लगता है एल्कोहल में, अल लगता है एल्डिहाइड से, और ओइक लगता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोपेनोन में प्रकारात्मक समूह नोन मतलब कीटोन, और कीटोन का होता है CO। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल OH होगा। सिरका में एसिटिक अम्ल की प्रतिशतता कितनी होती है? 3 से 4% तक। एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। इसका मतलब ये है कि जितने कार्बन होंगे, मान लेते हैं 2 कार्बन है, तो जो इस 2 कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो इसके दुगने से 2 ज़्यादा, तो 2 का दुगना 4 और 2 6। तो अगर ऐसा है तो उसी को हम एल्केन कहते हैं, यानी कार्बन कार्बन के बीच में एक कलाबंद होगा, तो वही एल्केन होते हैं। तो इसका सूत्र हुआ CnH2n+2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कीटोन का प्रकारात्मक समूह, पहले भी आया था CO। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन का CnH2n+2, और एल्केन का क्या होगा? जितने कार्बन हैं उसके दुगने हाइड्रोजन होंगे, तो इसका सूत्र हुआ CnH2n। करके देख लेते हैं कि जैसे हमने कार्बन अगर 2 ले लिए तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 4। तो एल्कीन में द्वितीय आबंध बनेगा, कार्बन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और इसमें 4 हाइड्रोजन हमने जोड़ दिए, कार्बन की संयोजकता 4 है, तो 4 आबंध करने के लिए बीच में द्वितीय आबंध। तो देखिए, तो एल्कीन में जितने कार्बन होंगे उसके दुगने हाइड्रोजन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एल्काइन का सामान्य सूत्र। देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध हो एल्केन, द्वितीय आबंध हो एल्कीन, त्रि आबंध हो एल्काइन, तो इसका सूत्र क्या बनेगा? एल्केन का तो CnH2n+2 हो गया और एल्कीन का CnH2n हो गया, तो इसका होगा CnH2n-2। एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। ये कहता है कि जितने भी कार्बन होंगे, हम कार्बन यहाँ पे 2 मान के चलते हैं, कि जितने कार्बन होंगे उसका दुगना हाइड्रोजन करो और उसमें से 2 माइनस कर दो, तो क्या हुआ? C2H2, यानी 2 कार्बन और उसी के साथ सिर्फ 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, तो बीच में त्रिआबंध आ जाएगा, तो ये एल्काइन हुआ हमारा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।